Hello students, hope you all will be fine. Welcome in the class of physics. Today in this video, we are going to start a new concept, the concept of electric fields. In previous videos, you have learned that a charge exerts force on another charge. This force will be repulsive if the charges are of same nature, and this force will be attractive if the charges are of opposite nature. But you have come to know that the charges exert force on each other without coming into the physical contact. एक दूसरे को बिना टच किए एक डिस्टेंस से ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं. नाउ दिस इज लिटिल हार्ड टू इमेजिन बिकॉज इन माई डेली लाइफ इफ आई वॉन्ट टू मूव समथिंग आई हैव टू टच इट. मेरे पास एक टेबल पड़ा है, मुझे उसको मूव करना है, ये स्केल है, मुझे इसको उठाना है, तो आई हैव टू टच इट, आई हैव टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद इट. लेकिन यहां पे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं बिना एक दूसरे को टच किए. हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है. उस एनवायरनमेंट के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है. सो टू अंडरस्टैंड हाउ डज दीज फोर्सेस एक्ट वी मस्ट कम टू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स. लेट्स बिगिन इट टुडे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द स्पेस, rather I should say 3D space, तीनों डायमेंशन में होती है ये, अराउंड a given charge. इस गिवन चार्ज को कई बार हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं. सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं? सोर्स तो वो होता है जो कुछ प्रोड्यूस करे. ये चार्ज यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इन विच it can exert force on another charge. ठीक है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है गिवन चार्ज के अराउंड कि अगर उस एनवायरनमेंट में किसी दूसरे चार्ज को लेके आया जाए तो उस दूसरे चार्ज पे ये पहला चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, राइट? और ये फोर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिफरेंट होती है. जितना आप चार्ज के पास लेके आओगे दूसरे चार्ज को उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना दूर रखोगे उतनी फोर्स कम लगेगी. द क्लोजर यू आर द मोर फोर्स विल बी एक्टिंग, द फार अवे यू आर द लेस फोर्स विल बी एक्टिंग. तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है ये एक वेक्टर फील्ड है क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट रहती है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड है? इट इज अ वेक्टर फील्ड. आपको ध्यान में रखना है, राइट? एज वी टोल्ड कि वी आर नियर टू द गिवन चार्ज वी विल फील मोर फोर्स एंड इफ वी आर फार अवे फ्रॉम द गिवन चार्ज वी विल फील लेस फोर्स. तो यहां पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पास में है तो फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, दूर है तो फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है. जितना जिस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. सो वी आर गोइंग टू डिफाइन द नेक्स्ट टर्म हियर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी वर्ड का मतलब यहां पे स्ट्रेंथ के साथ है, राइट? Electric field intensity gives the strength of field at a given point. किसी गिवन पॉइंट पे फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताती है. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced per unit test charge.
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो हमारा सोर्स चार्ज उस पर कितनी फोर्स लगाएगा, सो फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको। जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहां पे क्यू चार्ज है, राइट, लेट्स से इट इज पॉजिटिव, ओके, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यहां पे। इसके पास मैं कोई, इसको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स चार्ज, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है, फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। इसके नियर हम क्या ले आते हैं, कोई छोटा सा चार्ज, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज विच वी कैन टेक विच इज पॉसिबल, तो इसको क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज डिनोट करने के लिए मैं क्या करता हूं, क्यू के सबस्क्रिप्ट में नॉट लिख देता हूं, ठीक है, दिस डिनोट्स द टेस्ट चार्ज। इसके अलावा एक और मैथमेटिकल डिनोशन भी रखेंगे जिससे पता चले कि इसकी वैल्यू कितनी स्मॉल लेनी है। तो जब मैं इसको यहां पे रखूंगा, कितने डिस्टेंस पे, लेट्स से आर डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब मैं जितना इसको पास लेके आता जाऊंगा उतनी ये फोर्स बढ़ती जाएगी, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम नेचर। टेस्ट चार्ज की जो नेचर है वो आप कोई भी सपोज कर सकते हो, लेकिन जो एक नेचर आप सपोज कर लोगे आपको पूरे यूनिट में, इवन पूरी बुक में उसके साथ काम करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्शंस की कंफ्यूजन होगी। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके चल पड़ता हूं, ठीक है। लेटर ऑन मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए या ये टेस्ट चार्ज की बजाय हमारे पास चार्जेस बड़े हो जाएं तो क्या होगा, जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है। तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा इसको कि इसके ऊपर फोर्स लग रही थी F, then how will we explain electric field intensity mathematically। मैथमेटिकली हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल E होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं ऊपर वेक्टर भी लिखूंगा। ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, दिस इज समथिंग वी यूज इन मैथमेटिक्स, अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। और ये तो हमने बाय डेफिनेशन कहा ही था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है, ठीक है। सो दिस इज बाय डेफिनेशन। अब ये चीज समझ लो बेटा क्या है, हमने कहा कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल लेना है। पहली बात तो क्यों बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी चेक करनी है, इस सोर्स चार्ज की, राइट। अगर ये टेस्ट चार्ज मैं एज स्मॉल एज पॉसिबल लूंगा तो इस चार्ज का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत कम है अमाउंट में, तो इसका सोर्स, इसका जो फील्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत वीक होगी। बट अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को स्मॉल नहीं लूंगा, ज्यादा ले लूंगा, तो इसका अपना फील्ड भी सिग्निफिकेंट होगा, वो इस गिवन सोर्स चार्ज पे जो फील्ड एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इसकी जो फोर्स है या इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी वांट कि हमारा जो टेस्ट चार्ज हो इसका मैग्नीट्यूड एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, ताकि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी निग्लिजिबल हो, किसके कंपैरिजन में, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में। अब मैथमेटिक्स की ये चीज, दिस इज व्हाट वी रीड, लिमिट, कैसे पढ़ते हैं इसको, लिमिट Q naught approaches to zero, Q naught approaches to zero, listen it carefully, approaches to zero, not equal to zero। अप्रोच कर सकता है जीरो को, मतलब बहुत कम वैल्यू है, बट इज इक्वल टू जीरो नहीं है, बी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ये एंश्योर करती है, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ये एंश्योर करती है कि टेस्ट चार्ज जो है वो हमारा मिनिमम है। टेस्ट चार्ज क्या है, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, यू मस्ट बी केयरफुल कि ये चीज क्या डिनोट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो फॉर्मूला है
इट इज दिस। यहां से क्लियरली पता चलता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। बट यहां पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्यू जो है, जो क्यू है, इसकी पोलैरिटी कौन सी है। दिस वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन इन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आप उसके लिए वेट करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया आपको। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली कैसे देते हैं, बड़ी सिंपल डेफिनेशन से, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। और अगर यहां पे हम इसकी ऐसा यूनिट टेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, आगे देखते हैं इसकी टेस्ट। जो इसकी यूनिट होगी ऐसा यूनिट, वो क्या होने वाली है। इसकी बेटा दो ऐसा यूनिट्स हैं। एक यूनिट तो आपको यहीं से समझ आ जाने वाली है, दूसरी यूनिट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हाउएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। तो अगर ऐसा यूनिट देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन वाज E अपॉन एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और चार्ज की क्या हो गई, कूलम्स, तो न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट तो ये बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दरअसल एक और डेफिनेशन है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। यानी कि इसको इन शॉर्ट हमने सीखा था +1 में, क्या बोल देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो चीजें डिस्टेंस या लेंथ के साथ चेंज हो जाएं उनको वर्ड ग्रेडियंट के साथ डिनोट किया जाता है। तो यहां पे पोटेंशियल लेंथ के साथ चेंज होता है तो मैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी इक्वल होती है। अब पोटेंशियल की यूनिट हमें 10th स्टैंडर्ड से पता है, इट इज वोल्ट। लेंथ की क्या है, मीटर। तो दूसरी यूनिट मैं यहां से दे सकता हूं वोल्ट पर मीटर, राइट। दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर 2, तो आप इसके बारे में अभी ज्यादा बॉदर नहीं करोगे। ठीक है, चलो दोनों यूनिट डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लें। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या हेल्प करने वाला है फिजिक्स में ये मेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी पॉइंट पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी हेल्प करती है कि उस पॉइंट पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाके रख दें तो उस पे कितनी फोर्स लगेगी। क्या कहेंगे हम कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों टर्म्स को एक जैसा समझ के यूज किया जाएगा। इसका कोई रीजन नहीं है। समटाइम वी सेव टाइम, टू सेव टाइम वी सिंपली डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और ई वेक्टर। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity at a point helps to calculate force on given force on a charge at that point. एक्सप्रेशन क्या था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो अगर मैं यहां से फोर्स का देखूं तो क्या आ जाएगा, देखो क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज को डिनोट करता था। ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए किया था। अब सपोज करो कि आपके पास चार्ज जो है वो इतना स्मॉल ज्यादा नहीं है लेकिन सोर्स से तो कम है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में आप सिंपली क्यू नॉट की बजाय क्यू भी लिख सकते हो, दैट वाज जस्ट अ डिनोशन। तो ये क्या बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से ए, लेट्स से बी,
लेट्स से एनी अदर पॉइंट C, अगर मुझे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लेट्स से इट इज EA, अगर मुझे इस चार्ज के लिए B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लेट्स से इट इज EB, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लेट्स से इट इज EC, तो अगर मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज है उसको मैं यहां पे लाके रखूं A पॉइंट पे, तो मैं सिंपली उस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी वो इस फॉर्मूला के थ्रू जो कि हमने वहां से बनाया है कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे पता होगा मैं कितना चार्ज लेके आया हूं, ये वो चार्ज है जो हम लेके आए हैं, ठीक है, जो हम गिवन चार्ज के फील्ड में लेके आए हैं, वी ब्रॉट, ठीक है, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द फोर्स। अब यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मैटर करती है, कैसे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी होगी और साथ में चार्ज की पोलैरिटी भी देखनी होगी। अगर यहां पे चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहां पे प्लस साइन अराइज होगा, इफ आई टेक दिस इन वेक्टर फॉर्म, तो F और E का यहां पे पॉजिटिव साइन, F और E के बीच में यहां पे पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू के बाद क्या डिनोट करेगा कि E वेक्टर और F वेक्टर जो है आर इन सेम डायरेक्शन। मैंने बताया था ना आपको कि E की जो डायरेक्शन है वो F की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, साथ के साथ चार्ज की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करती है। सेकंड केस यहां पे क्या हो सकता है कि अगर हमारा चार्ज यहां पे नेगेटिव हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन अराइज होगा। किसी वेक्टर इक्वेशन में नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का वेक्टर और राइट साइड का वेक्टर अपोजिट है, तो यहां पे E और F जो होंगे आर अपोजिट। देखो इसको आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो इसको सिंपल वे में दिमाग में बिठाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे फ्लो करके मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, लाइक दिस, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये फील्ड के साथ साथ चलेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड की बात मानेगा, इट विल गो अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, फील्ड जा रहा होगा ऐसे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो ये चार्ज जाएगा इस तरह से, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड की डायरेक्शन से हमेशा क्या चलता है, उल्टा चलता है, इफ इट इज रिलीज्ड सिंपली इन द फील्ड। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड जा रहा है इस तरफ, मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूं, तो ये जो चार्ज था ये फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव था और मैं फील्ड में रख दूं तो ये फील्ड की डायरेक्शन से उल्टा चलना शुरू कर देगा, एज सिंपल एज दैट। Positive charge flows in the direction of field, negative charge flows opposite to the direction of field. This is what you are going to remember. तो सिग्निफिकेंस पता चलने के बाद क्या बात हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि जो दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ पे है हमारे पास, ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, इनके बीच में जो इंटरमीडिएट होता है, जो बिचौलिया है, वो कौन है, वो फील्ड है। कौन है, फील्ड। चार्ज प्रोड्यूस करता है फील्ड, फील्ड इंटरेक्ट करता है दूसरे चार्ज के साथ, तो फील्ड यहां पे इंटरमीडिएट का काम करेगा। फील्ड इज दैट इंटरमीडिएट विच हेल्प्स द टू चार्जेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, यहां पे हम इसकी डायमेंशंस भी देख लें एक बार, बहुत आसान है। सिग्निफिकेंस देख लिया, डायरेक्शन का पता चल गया, कैसे करना है सॉल्व। लेट्स वॉच आउट अबाउट डायमेंशंस ऑफ ई। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी नॉर्मली पूछा जा सकता है आपके, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। तो यूनिट हो गई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लें यहां पे, वो तो हमने सीखा है +1 से। E इज इक्वल टू, जब हमने बोल ही दिया कि F बाई क्यू या क्यू नॉट है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, इट इज ml t -2। चार्ज इज नॉट फंडामेंटल,
तो इसकी हम जो डेफिनेशन है वो अपनी 10th क्लास वाली डेफिनेशन से लेते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की यहां पे क्या बन गई, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट इज बेसिक, टाइम इज बेसिक। करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, टाइम की होती है टी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml t-3a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमने अपने लेक्चर फ्लो के पहले 3 स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। Right? Let's do 1 or 2 numerical problems because numericals always gives more insight into the topic. अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स साथ में करते हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो कॉन्सेप्ट परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। Let's do an NCERT problem. They are always best to solve. Solved NCERT problem मैं यहां पे करवा रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है यहां पे हमारे पास? वी हैव द प्रॉब्लम कि कोई इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर in an electric field of strength। कितनी स्ट्रेंथ है इसकी? 2 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है यहां पे कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ E, कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड क्या रखा उसका? सेम रखा। ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द फील्ड। फिर वो जो रिवर्स वाला फील्ड है उसमें कौन फॉल करता है? प्रोटॉन फॉल करता है। कंप्यूट the time of fall in both cases। compare and contrast this situation with free fall। इस पार्ट पे बाद में आएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करता है कितने डिस्टेंस से, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके अंदर? 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। राइट, अभी अगर कहता वो फील्ड पहले अपवर्ड था, अभी उसकी डायरेक्शन क्या कर दी? रिवर्स कर दी। मैग्नीट्यूड क्या रखा? सेम। मतलब दूसरे केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी ही वैल्यू है। अब इलेक्ट्रॉन की बजाय किसको गिराया गया है? प्रोटॉन को गिराया गया है। तो आपको बताना है कि दोनों केसेस में जो टाइम ऑफ फॉल आएगा, मतलब उनका इस डिस्टेंस को कवर करने का जो टाइम आएगा वो कितना है। उसके बाद हमें उस सिचुएशन को, ये जो गिवन सिचुएशन है, इसको फ्री फॉल यानी कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। देखो बेटा, मैं यहां पे सॉल्यूशन करने के लिए इसकी एक सिंपल सी डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम्स ऑलवेज गिव्स यू गुड इंसाइट। पहले केस में मुझे बताया नहीं गया कहां पे, तो मैं अपनी तरफ से सपोज कर लेता हूं कि जो फील्ड है इट इज मूविंग अपवर्ड। अगर ये फील्ड अपवर्ड है और इसमें कौन फॉल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन फॉल कर रहा है यहां पे?
इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, तो फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा? वी नो दैट फोर्स इज QE, राइट। मैं यहां पे फोर्स का क्या कंसिडर कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं। टेक इट इन माइंड, मैंने वेक्टर नहीं डाले तो यहां पे साइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि किसी चीज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगती है? ma। तो मैं यहां पे E लिख लूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E और कैपिटल E, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहां से कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन विल बी E अपॉन m, और यहां पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की, तो m के सबस्क्रिप्ट में मैं E लिख लेता हूं, विच डिनोट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। मेरे पास गिवन चीजें क्या है? एक तो मेरे पास एक्सेलरेशन है, आई नो द चार्ज, आई नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों को पुट करके मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं यहां पे, ठीक है। मेरे पास टाइम निकालना है मुझे, डिस्टेंस गिवन है और यहां पे एक्सेलरेशन गिवन है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? यहां पे काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? रफली इधर हेल्प करो मेरी। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है ना। अब क्योंकि हमने उसको रिलीज किया ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो ut फैक्टर तो खत्म ही हो गया यहां से, ठीक है। क्या बचा? सिर्फ हाफ at स्क्वायर। हम क्या चाहते हैं? टाइम कैलकुलेट करना। बाकी सारी चीजें अगर इधर लाके मैं सिंपली टाइम का एक्सप्रेशन लिखूं, तो बेटा हेल्प करो मेरी, कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी 2 इधर s के साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, और उसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप बना सकते हो। अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा? इट विल बी ट्वाइस ऑफ s। जब नीचे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे E अपॉन me पलट के ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा? E। अब यहां पे सारी वैल्यूज आपको पता है। s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। हमें पता है सेंटी का मतलब 10⁻⁻² रहता है मीटर, ठीक है। E की वैल्यू हमें गिवन है ये वाली, ये सब चीजें। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन फॉल। ये जो आपके पास सारी वैल्यूज भरने के बाद टाइम आएगा, दैट विल बी 2.9 इंटू 10⁻⁻9 seconds. Substitute all the values here, you'll get the result. अच्छा, 10⁻⁻9 को और क्या बोलते थे? नैनो बोलते थे। तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूं इसको? दिस कम्स आउट टू बी 2.9 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। इस रिजल्ट को आप अभी यहाँ पे याद रखोगे, राइट। लेट्स सॉल्व द सेकेंड थिंग। दूसरी चीज को सॉल्व करते हैं। दूसरे केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है? इट इज लाइक दिस। मैग्नीट्यूड तो हमने क्या रखा? सेम रखा, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, राइट। अच्छा, इसमें अब क्या फॉल कर रहा है? इसके अंदर अब प्रोटॉन फॉल कर रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। तो इस केस में अगर मैं टाइम निकालूं, I'll have the same expression, same acceleration, सिर्फ यहाँ पे me की बजाय mp आ जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट लिखता जाता हूं, बस एक्सेलरेशन बनेगी यहाँ पे, वहीं से देख के लिखते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन वो भी E होता है, ये याद रखना बेटा। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑन प्रोटॉन है वो दोनों ही इक्वल होते हैं, दैट इज E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और ये याद रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻31 है, यहाँ पे 10⁻⁻27 है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं, आई शुड हैव नो प्रॉब्लम। 2 इंटू एस इंटू me की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा?
MP आ जाएगा डिवाइडेड बाय E इंटू ई। चार्ज तो दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, जस्ट डायरेक्शन रिवर्स की है। अगर अब सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करके S की वैल्यू वही 1.5 सेंटीमीटर था, बट वी आर गोइंग टू यूज इन मीटर्स। मास ऑफ प्रोटॉन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴। अगर ये सब चीजें मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट है दिस कम्स आउट टू बी 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स। थोड़ा कंपेयर करने के लिए मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। अगर ये डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितना आएगा 100, मतलब 10 की पावर 2। उसको ऊपर ले जाऊं तो -2 हो जाएगा, -7 और -2 कितना बना देंगे -9। तो मैं इसको 125 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड या सीधा 125 नैनो सेकेंड्स लिख सकता हूं। बेटा ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस फील्ड के अंदर कवर करने में कितना टाइम लगा 2.9 नैनो सेकेंड्स, और प्रोटॉन को सेम फील्ड के अंदर उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा 125 नैनो सेकेंड्स। तो प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इवन यहां पे हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसका मतलब जो हैवियर पार्टिकल है, इट इज टेकिंग मोर टाइम टू फॉल, जो लाइटर पार्टिकल है इट इज टेकिंग लेस टाइम टू फॉल। यहां पे जो टाइम हमने कैलकुलेट किया इट इज मास डिपेंडेंट, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से नजर भी आ रहा है। इस केस में टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन है, थोड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। इवन पावर हाफ कर लो आप, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, और यहाँ पे टाइम जो है ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। बट बेटा इन केस ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी हम जानते हैं कि जो टाइम आता है हमारा वो क्या होता है 2h/g। ये +1 में किए हैं हमने बहुत सारे सॉल्व। तो यहां पे तो जो टाइम है वो पार्टिकल के बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्री फॉल का टाइम और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टाइम है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पे जो टाइम ऑफ फॉल है इट डिपेंड्स ऑन मास, बट इन केस ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। This is the answer to your second question. That's all about the concept of electric field. Hope you have understood it. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अभी सारा आगे चैप्टर जो है इनके बेसिस पे चलेगा। Till then, now let's meet in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.